नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से सावरकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। कई लोग सावरकर को एक बड़े फ्रीडम फाइटर के रूप में देखते हैं, तो कई लोग सावरकर को अंग्रेज का समर्थन करने वाला बताते हैं। कई बार तो बीजेपी की सरकार ने सावरकर को भारत रत्न देने तक की बात कही है, तो कई लोग इसका विरोध करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर सावरकर कौन थे, आखिर सावरकर का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कितना बड़ा योगदान था। अगर उनका बहुत बड़ा योगदान था तो फिर कई लोग उनका विरोध क्यों करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए जानते हैं। विनय दामोदर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सावरकर एक समाज सुधारक, इतिहासकार, वकील और बहुत बड़े लेखक भी थे। दोस्तों, सावरकर का जीवन बहुत आसान नहीं था, क्योंकि सावरकर को अपने जीवन काल में 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा है। वह भी ऐसी जेल जिनका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है, काले पानी की जेल। सावरकर ने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए हाई स्कूल से ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया था। जब वह पुणे के फर्गसन कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसी समय 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। इसके विरोध में सावरकर ने लोगों से फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ को बायकॉट करने का अपील किया, और सावरकर ने पहली बार पुणे में फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ्स को आग के हवाले भी किया। सावरकर के इसी एक्टिविटीज़ के कारण उनके प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया और उस पर 10 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सावरकर को सबसे पहले 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट आर्म्ड रिवॉल्ट की साजिश रचने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि सावरकर इस गिरफ्तार से बचने के लिए पेरिस चले गए थे, लेकिन पेरिस से लौटने के बाद उन्हें आखिरकार लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फिर भारत लाया गया और यरवदा सेंट्रल जेल में रखा गया। इस केस की ट्रायल के बाद 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सावरकर पर एक और आरोप नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल होने का भी था। इस केस में सावरकर पर आरोप था कि जैक्सन को मारने के लिए जो पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, उस पिस्तौल को सावरकर ने ही उपलब्ध करवाया था। इस मुकदमे में भी ट्रायल के बाद 31 जनवरी 1911 को सावरकर को दोबारा आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। इसके बाद 4 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेजा गया। इस समय उनकी उम्र महज 28-29 वर्ष की ही थी। सेलुलर जेल जाने के एक महीने बाद 30 अगस्त 1911 को सावरकर ने अपनी पहली दया याचिका दायर की, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद सावरकर ने नवंबर 1913 में दूसरी दया याचिका दायर की। सावरकर की दूसरी दया याचिका का जिक्र आरसी मजुमदार की एक किताब पीनल सेटलमेंट इन द अंडमान में भी किया गया है। इस किताब में लिखा है कि आखिर सावरकर ने दया याचिका में क्या लिखा था। सावरकर ने जो लिखा था, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यू कैन रीड इट। इसके जो मेन सेंटेंस हैं वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सावरकर अंग्रेज सरकार को लिखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा। सावरकर के इसी सेंटेंस के कारण कई इतिहासकार उन्हें वीर नहीं मानते। एक तरफ भगत सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों से कभी भी माफी नहीं मांगी। दूसरी तरफ सावरकर थे, जिन्होंने माफी तो दूर की बात, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की बात तक कही। कई इतिहासकार सावरकर के इस तथ्य को भी सही ठहराते हैं। वह बताते हैं कि सावरकर जी का मानना था कि जेल से निकलकर देश के लिए जो काम किया जा सकता है, वह काम जेल के भीतर रहकर कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए अंग्रेजों के प्रति जो वफादारी वाली बात थी, वह सिर्फ एक नाटक मात्र थी, वह सिर्फ एक जेल से निकलने की एक चाल थी और कुछ नहीं। हालांकि सावरकर की इस दूसरे दया याचिका को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद सावरकर 9 सालों में कुल 6 दया याचिका दायर किया। सावरकर ने अपना जीवन का तकरीबन 10 साल सेलुलर जेल में व्यतीत किया। इसके बाद 1921 में सावरकर के रिहाई के लिए देश में भारी आंदोलन चला। उनकी रिहाई के मांग पर तकरीबन 75,000 लोगों ने हस्ताक्षर किया। इस जन आक्रोश के चलते अंग्रेज सरकार ने सावरकर को वापस अंडमान से भारत भेजा और उसे रत्नगिरी सेंट्रल जेल में रखा गया। इसके बाद 3 साल के बाद उसे रिहा कर दिया गया। अंग्रेज सरकार ने सावरकर को इन शर्तों पर रिहा किया था कि वह रत्नगिरी के कलेक्टर के विदाउट परमिशन के कहीं रत्नगिरी से बाहर नहीं जा सकते हैं।
वह किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जेल से रिहाई के बाद सावरकर से मिलने बहुत बड़े बड़े नेता उनके घर पहुंचे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी उनके घर गए थे मिलने के लिए। अंडमान से भारत वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। सावरकर 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े हिंदूवादी नेता थे। सावरकर को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का सदस्य भी चुना गया था। आज जो आप हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को देख रहे हैं, इस विचारधारा को फैलाने में भी सावरकर का एक बहुत बड़ा योगदान था। सावरकर के इसी विचारधारा के कारण ही आजादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वह वास्तविक हकदार थे। गांधी और सावरकर की बात करें तो इन दोनों के विचारों में काफी ज्यादा मतभेद था। जब ये दोनों पहली बार लंदन में मिले थे, उस समय से ही उन दोनों में वैचारिक मतभेद था। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन सावरकर इसके बिल्कुल विपरीत थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, लेकिन सावरकर चाहते थे कि नहीं, देश का विभाजन तो होना ही चाहिए। सावरकर ने तो गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट का भी ओपनली अपोज किया और उन्होंने तो हिंदू महासभा के सदस्यों को भी यह बात कही कि वह भी अपोज करे इस मूवमेंट को। तो दोनों में वैचारिक मतभेद काफी ज्यादा था, लेकिन दोनों में पर्सनली कोई टकराव नहीं था। सावरकर जी के जीवन पर सबसे बड़ा दाग तब लगा जब उन्हें 5 फरवरी 1948 को गांधी जी के हत्या के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि लैक ऑफ एविडेंस के कारण उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया गया। गोडसे ने भी कोर्ट में जो डेस्टिनी दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर जी को गांधी जी की हत्या के इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो आखिरकार सावरकर गांधी जी की हत्या के मामले में बरी तो हो गए थे, लेकिन इस आरोप ने उनके जीवन पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया। अंततः 1 फरवरी 1966 को सावरकर जी का देहांत हो गया। सावरकर ने फास्टिंग करके अपनी मृत्यु को गले लगाया। सावरकर अपने मृत्यु से पहले एक आर्टिकल लिखा था, आत्महत्या नहीं आत्मप्रण। सावरकर ने इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन का मिशन पूरा हो जाए और उसमें सोसाइटी को सर्व करने की एबिलिटी समाप्त हो जाए, तो उसे अपने जीवन का इच्छा अनुसार अंत कर देना चाहिए, न कि मृत्यु का इंतजार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सावरकर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सावरकर कॉलेज में थे, उसी समय से अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अंग्रेज से लड़ रहे थे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया था। सावरकर और उनके भाई ने मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी का भी स्थापना किया था। यह एक प्रकार का रिवोल्यूशनरी सोसाइटी था जो कि आर्म्ड रिवेलियन के तहत अंग्रेजों को भारत से हटाने में विश्वास रखता था। इस ग्रुप ने कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स का असैसिनेशन भी किया था। जब सावरकर लंदन पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने वहां भी फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया। यह लंदन में इंडियन स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मकसद भारत से ब्रिटिश की शासन को समाप्त करना था। सावरकर ने भारतीयों को अंग्रेज के खिलाफ लड़ने को जागरूक करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और उसने मोरले मिंटो रिफॉर्म्स का तो विरोध किया ही था, जिसके कारण उन्हें 10 साल तक सेलुलर जेल में व्यतीत करना पड़ा। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने जीवन का 10 साल देश के नाम किया, 10 साल तक एक सेलुलर जेल में बंद रहे, क्या इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद भी सावरकर का कई लोग विरोध क्यों करते हैं? आखिर सावरकर किन मायने में गलत थे? जो लोग सावरकर का विरोध करते हैं वह बताते हैं कि जब सावरकर सेलुलर जेल से वापस भारत आए थे, इसके बाद उन्होंने अपना ज्यादा ध्यान हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने में ही लगा दिया। जब देश को हिंदू मुस्लिम के एकता की जरूरत थी जिससे कि दोनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ सके, ऐसी स्थिति में सावरकर ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। और इसी स्थिति में सावरकर हिंदू मुस्लिम पार्टीशन का भी बात कर रहे थे। सावरकर का यह विचार तो सही में गलत था, क्योंकि इस समय हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता की जरूरत थी ताकि दोनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ सके, उन्हें भगा सके। लेकिन सावरकर सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे थे। सावरकर के क्रिटिसिज्म करने वाले बताते हैं कि जब सावरकर को भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ देना चाहिए था, ऐसे समय में सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि सावरकर भारतीय सैनिकों को भी यह कहा कि वह ब्रिटिश का ही साथ दे।
एक सत्य यह भी है कि सावरकर इन दिनों ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी काम किया करते थे। इस समय सावरकर अकेले एक साल में तकरीबन 1 लाख हिंदुओं को ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती करवाया। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर सावरकर इंडिया के फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे या ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे। तो ये कुछ सावरकर के क्रिटिसिज्म थे जिसके कारण कई लोग सावरकर का विरोध करते हैं। अगर हम एक लाइन में संक्षिप्त बात करें तो सावरकर जी सेलुलर जेल से रिहा होने से पहले तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत ही बड़े नेता थे। लेकिन जब सावरकर जी सेलुलर जेल से वापस आए तो उन्होंने ज्यादा ध्यान हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने में दिया और कहीं ना कहीं वह ब्रिटिश का भी सपोर्ट कर रहे थे। तो अब आपको क्या लगता है, क्या सावरकर सही थे या गलत? क्या सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? आप सिर्फ मेरी इस वीडियो को देखकर अपना ओपिनियन मत बनाइए। अगर आप सावरकर को अच्छा से जानना चाहते हैं तो आप सावरकर के अलग अलग किताबें को पढ़िए, जिससे कि आपको क्लैरिटी और भी ज़्यादा हो। इसके बाद ही आप अपना ओपिनियन बना पाएंगे कि सावरकर गलत थे या नहीं, क्या सावरकर सही थे, क्या उसे भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, सेलुलर जेल से रिहा होने से पहले तक सावरकर एक बहुत बड़ा इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, इसमें कोई शक नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।